Но мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार पत्रकारों और आम जनता के सवालों के जवाब दे रहे थे। पुतिन हर एक बरस के अंत में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही हैं, लेकिन 2022 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, इसलिए इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। पुतिन ने उन्हें निराश भी नहीं किया, भरपूर हेडलाइंस दी हैं। यूक्रेन की नीति से लेकर गाजा जंग पर तक अपनी राय रखी। वो क्या क्या बोले और उनके बयानों का मतलब क्या है, ये भी जानेंगे कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा अब। ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन को मिलने वाला सपोर्ट लगातार थिन होता जा रहा है, घट रहा है। पहले अमेरिकी सेनेट ने पैकेज रोका और अब यूरोपियन यूनियन यानी ईयू से मिलने वाली मदद भी ब्लॉक हो गई है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए के प्रपोजल पर हंगरी ने वीटो कर दिया। तो अब यूक्रेन क्या करेगा और क्या रूस की जीत अब तय हो चुकी है, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। दुनियादारी में आज बात होगी पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले एक ब्रीफ रिकैप आपको दे देते हैं। 22 फरवरी 2022 वो दिन था जब रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों लुहांस्क और दोनेस्क की आज़ादी को मान्यता दे दी थी, कथित आज़ादी को कथित मान्यता। 24 फरवरी को रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, लेकिन किया तो हमला ही था। हमला रोकने के लिए 3 मांगे रखी। क्या क्या? क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता दी जाए, यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो, डीमिलिटराइजेशन यानी उसकी सैन्य क्षमता कम की जाए, और यूक्रेन अपनी तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करे, ना वो ईस्ट की तरफ झुके ना वेस्ट की तरफ झुके। जंग से पहले यूक्रेन नेटो और ईयू की सदस्यता लेने पर जोर दे रहा था। रूस का तर्क था कि इससे उसकी संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। यूक्रेन की संप्रभुता की चिंता रूस को थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने झुकने से लेकिन मना किया, बोले कि मैं यहाँ हूँ, हम हथियार नहीं डालने वाले। यहाँ से जंग का मैदान तैयार हो गया। रूस को उम्मीद थी कि कीव बहुत जल्दी उनके कब्जे में होगा। कीव, जैसा आप जानते हैं, यूक्रेन की राजधानी है। मार्च 2022 यूक्रेन के बूचा में नरसंहार की खबरें आईं। आरोप रूसी फौज पर ही लगा। पुतिन पर वॉर क्राइम का मुकदमा चलाने की मांग उठी। मई 2022 स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो की सदस्यता लेने की अर्जी लगाई। रूस ने निंदा की, चेतावनी भी दी, मगर काम चलता रहा। अप्रैल 2023 में फिनलैंड को मेंबरशिप मिल भी गई, लेकिन स्वीडन के नाम पर तुर्की अड़ंगा लगा रहा है फिलहाल। सितंबर 2022 आया। रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों को अपना हिस्सा घोषित कर दिया। अब ये प्रांत थे लुहांस्क, दोनेस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन। अक्टूबर 2022 रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर धमाका हुआ। रूस ने आरोप यूक्रेन पर लगाया और यूक्रेन ने इनकार किया। हालांकि इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब यूक्रेन डिफेंस की बजाय ऑफेंस पर फोकस करना चाहता है। नवंबर 2022 आया। यूक्रेनी सेना ने खेरसोन पर कंट्रोल का दावा किया। इसको रूस ने अपना प्रांत घोषित किया हुआ था। अब 2023 में आते हैं। जनवरी 2023 जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक्स देने का ऐलान किया। फिर यूक्रेन ने फाइटर जेट्स की मांग शुरू की। फरवरी 2023 आया। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 बरस उसका पूरा हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव का दौरा किया। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और रूस ने इसे खारिज किया कि हम मानते ही नहीं है क्या चीज़ है। 2016 में ही आईसीसी से निकल चुका है रूस। मई 2023 आया। रूस ने बखमुत शहर को जीतने का दावा किया। इस शहर पर कब्जे में प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर ने अहम भूमिका निभाई थी। वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने कई दफा गोला बारूद की कमी की समस्या गिनाई थी। जून 2023 वैगनर ने विद्रोह किया। उसके लड़ाके मॉस्को की सीमा तक पहुंच गए और फिर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मध्यस्थता की, तब जाकर विद्रोह थमा। हालांकि इस घटना ने पुतिन के अजय पॉलिटिकल करियर पर गहरा धब्बा लगाया। अगस्त 2023 मॉस्को के पास एक प्लेन दुर्घटना हुई और संयोग से इसमें प्रिगोजिन की ही मौत हुई, जिन्होंने बगावत की थी। पुतिन ने कहा कि प्रिगोजिन ने कुछ गलतियां की थी, लेकिन उसने हमारे लिए बहुत कुछ हासिल भी किया था। अगस्त में ही दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ, जिसमें पुतिन को भी जाना था और ऐन मौके पर उन्होंने वहां जाना कैंसिल किया। कहा गया कि पुतिन आईसीसी के अरेस्ट वारंट से डर गए। हालांकि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समिट को संबोधित किया। सितंबर 2023 आया। भारत में G20 लीडर समिट हुआ। पुतिन इसमें भी नहीं आए। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हिस्सा लिया।
अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। फिर इजराइल ने गाजा पट्टी में जवाबी कार्रवाई शुरू की, हमला ही किया, युद्ध किया। अब तक की जंग में दोनों तरफ मिलाकर 20,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसमें तकरीबन 1200 से 1400 के बीच संख्या है इजराइल की, और बाकी सारे जो मरे हैं वो फिलिस्तीनी लोग हैं। पुतिन ने किसी भी पक्ष की आलोचना नहीं की है इजराइल हमास वॉर में। इसके बरक्स पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहरा दिया। दिसंबर 2023, 6 दिसंबर को पुतिन ने अचानक यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया। पूरे रास्ते रूसी फाइटर जेट्स पुतिन की सुरक्षा में तैनात थे। रूस यूक्रेन युद्ध के समय से पुतिन हवाई यात्राओं से बचते रहे, फिर भी वो मिडिल ईस्ट आए। जानकारों ने कहा कि पुतिन अगले राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पेश करना चाहते हैं, इसलिए एक्टिव हो रहे हैं। वेस्ट के दबाव के बावजूद मिडिल ईस्ट के देश रूस के साथ दिख रहे हैं। ये समर्थन पुतिन को घरेलू मोर्चे पर मजबूत बनाता है, वो इसी को पुख्ता करने गए थे। ये दावा काफी हद तक सच साबित हुआ। 7 दिसंबर को उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मीटिंग कर ली। अगले ही रोज राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। ये चुनाव 2024 में 15 से 17 मार्च के बीच होगा। पुतिन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अलेक्सी नवलिनी जेल में हैं। बाकी उम्मीदवारों में उतना दम दिखता नहीं है कि वो पुतिन से टक्कर ले पाएं, इसलिए पुतिन की जीत तय मानी जा रही है, बस उस पर एक स्टैंप लगना बाकी है। फिर आई 14 दिसंबर की तारीख। पुतिन सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे। 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। कुल 67 सवालों का जवाब दिया। किन किन मुद्दों पर बोले, एक एक करके हम आपको गिना रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग पर उन्होंने कहा कि हमारे मकसद में कोई अंतर नहीं आया। जब तक मंजिल नहीं मिलती जंग जारी रहेगी। या तो यूक्रेन सरेंडर कर दे या हमारी सेना अपना काम करती रहेगी। इस मसले को विस्तार से समझने के लिए हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस MPIDSA में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से बात की। उनसे पूछा कि पुतिन किस मकसद की बात कर रहे हैं, जंग के लिए उनका आगे का रोड मैप क्या है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था और इस जिसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की संज्ञा दी गई थी रशिया की तरफ से, तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे पुतिन के द्वारा। और ये 2 ऑब्जेक्टिव्स थे डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन एंड डीनाज़िफिकेशन ऑफ यूक्रेन। तो डीनाज़िफिकेशन से ये मुराद है कि जो नाज़ी फोर्सेस हैं, और ये एक रशिया में एक हिस्ट्री है कि जो भी ऐसा तत्व है या एलिमेंट है जो कि रशियन स्टेट का एनिमी माना जाता है, उसको एक नाज़ी की संज्ञा दे दी जाती है वहां पे। और इसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक कॉनोटेशन है इसमें। तो आप इसको एक तरह से एक रूपक या मेटाफर की तरह से समझ सकते हैं। तो डीनाज़िफिकेशन ऑफ यूक्रेन यानी कि यूक्रेन के अंदर जो रशिया के दुश्मन आए हुए हैं उनको हटाना। ऑफ कोर्स इसमें सीधे सीधे बात वो है कि जो एंटी रशिया एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात हो रही है, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो वहाँ पे लॉबीज हों, चाहे वहाँ पे वो CIA हो एटसेट्रा, CIA एटसेट्रा। और दूसरा डीमिलिटराइजेशन। डीमिलिटराइजेशन से मतलब ये कि जो 2014 में क्राइमिया में जो हुआ, उसके बाद जिस तरह से वेस्ट ने यूक्रेनियन सेना को और स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस को उनके जो ट्रेन करना शुरू किया था, जिस तरह से हथियार पहुंचाने शुरू करे थे ताकि यूक्रेन, उनका लॉजिक ये था कि यूक्रेन अपने आप को सेल्फ डिफेंस में कर सके, क्योंकि क्राइमिया जो था वो बिल्कुल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, वो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि वेस्ट ने उसकी मदद नहीं करी थी। और इसी प्रोसेस को ताकि दोबारा ना हो पाए, इसके लिए वेस्ट ने यूक्रेन को मिलिटराइज करना शुरू किया था। तो डीमिलिटराइजेशन से मतलब ये कि वो सारा जो मिलिटराइजेशन है, उस मिलिटराइजेशन को हम यूक्रेन से निकालें। ये 2 वॉर ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे। और अभी जो पुतिन ने कॉन्फ्रेंस करी है, उस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से उसी बात को रीइटरेट किया है कि ये जो 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, ये ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, और जब तक ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं मीट हो जाते तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। अमेरिका पर भी बोले पुतिन। उन्होंने कहा कि वो हमारे बॉर्डर्स के करीब आना चाहते हैं, यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहते हैं। जंग की असली वजह यही है। साथ ही डॉनबास में 8 वर्षों तक जो हुआ, उसकी वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। अमेरिका कुछ भी करता है तो यूरोप मूकदर्शक हो जाता है या उनके साथ कदमताल करने लगता है। ऐसे में हम उनके साथ रिश्ते कैसे बना सकते हैं। चीन के साथ पुतिन ने कहा कि हमारी दोस्ती सबसे अच्छी स्थिति में है। गाजा के हालात पर, गाजा में जो हो रहा है उसकी तुलना यूक्रेन से नहीं की जा सकती। हमने रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के पास अस्पताल बनाने का सुझाव दिया था। इजराइल राजी नहीं हुआ, मगर हम कोशिश बंद नहीं करेंगे। बॉडी डबल पर भी सवाल हुआ कि क्या आपका कोई बहरूपिया साथ में चलता है कि लोग उसे टारगेट करें। पुतिन को लेकर फैलने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की संख्या गिनती से परे है, पर एक थ्योरी है कि पुतिन के कई बॉडी डबल्स हैं, यानी उन्हीं की तरह दिखने वाले और हरकत करने वाले लोग।
अब पुतिन सीक्रेसी और सिक्योरिटी के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सवाल पर पुतिन बोले कि मुझे पता है कि आप मेरे शरीर और आवाज़ की नकल कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि सिर्फ एक शख्स मेरे जैसा दिखे या बोले और वो शख्स मैं रहूँगा। बाय द वे, ये मेरा पहला और इकलौता बॉडी डबल है, ऐसा उन्होंने कहा। यूक्रेन की नीति पर उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन में कुछ भी पैदा नहीं हो रहा, सब कुछ मुफ्त में आ रहा है, लेकिन वो कभी ना कभी तो खत्म होगा। ऐसा लग रहा है कि इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। जिस वक्त पुतिन ये भविष्यवाणी कर रहे थे, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में ईयू की बैठक शुरू हो रही थी और उसमें यूक्रेन को 4.5 लाख करोड़ की मदद देने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। ईयू यूरोप के 27 देशों का संगठन है। किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए सबके समर्थन की जरूरत होती है और वहां पर सबके पास एक वीटो भी है। एक ने भी ना कहा तो प्रस्ताव फेल हो जाएगा। 14 दिसंबर को हंगरी ने वीटो लगा दिया। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का रूस के प्रति झुकाव रहा ही है। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि हंगरी के वीटो को किस तरह देखा जाना चाहिए। क्या यूक्रेन को लेकर यूरोप के देशों में कोई दरार पैदा हो रही है? यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत बड़ा फंड बनाया था जिससे अपने सारे 27 देशों को कई बिलियन डॉलर्स का वो फंड था जो उन 27 देशों को जाना था जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। उस वक्त दो देशों में, पोलैंड में और हंगरी में, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी को के जो प्रोसीजर है उसको लेकर कुछ इश्यूज थे, जिसके वजह से इसको विदहोल्ड कर लिया गया था ब्रसल्स के द्वारा। ब्रसल्स यानी जो सेंटर है यूरोपियन यूनियन का। और उस बात से लेकर अभी तक तकरीबन 2-3 साल से ये झगड़ा लगातार चल रहा है। दोनों ही देश कहते हैं कि हमको वो फंड दीजिए। यूरोपियन यूनियन कहता है कि नहीं, ये फंड आपको तब मिलेगा जब आप अपने प्रोसीजरल ये रिक्वायरमेंट्स लेकर आएंगे, मतलब ये इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो ये झगड़ा जो है ये यूक्रेन वॉर के पहले से चल रहा है। अब क्या हुआ कि यूक्रेन वॉर शुरू हो गई। जाहिर है, पहले तो वॉर शुरू हुई तो जितने भी सैंक्शंस आए हैं, जो 10 राउंड्स हैं सैंक्शंस के, जिसको ट्रांच कहते हैं, ये सारे यूरोपियन देशों के के अग्रीमेंट से ही आए हैं, जिसमें हंगरी भी शामिल है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है जो ये लेटेस्ट पैकेज है उसकी। और इस समय जो लेटेस्ट हो रहा है 2023 के अंत में, ये दो बातें हैं, केवल एक बात नहीं। एक बात है जिसको कहा जाता है ईयू में जो ईयू के एक्सेशन के लिए रास्ता खुलने का जो एक पैरेलल चल रहा है अरेंजमेंट, वो यूक्रेन के लिए कि ईयू एक्सेशन शुरू हो यूक्रेन का, पहला। और दूसरा है ये तकरीबन 42-43 बिलियन का जो फंड है ईयू की तरफ से जो जाना है। अब इसमें विक्टर ऑर्बन ने क्या किया है, मजे की बात, कि कल की बात है, विक्टर ऑर्बन ने जो अपना ऑपोजिशन था वो ड्रॉप कर दिया ईयू एक्सेशन के लिए। मतलब यूक्रेन के ईयू एक्सेशन के लिए विक्टर ऑर्बन ने अपना ऑपोजिशन ड्रॉप कर दिया और लिहाजा वो रास्ता खुल गया। और आपने कल जो बहुत सारी न्यूज देखी होगी, स्पेशली रात में, वहां पे आपने देखा कि ईयू के जो लीडर्स थे वो बहुत खुश थे इस बात पर और बहुत एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि यूक्रेन जो है वो अब ईयू के अंदर आने का उसका रास्ता खुल गया और विक्टर ऑर्बन ने इस ऑपोजिशन को ड्रॉप कर दिया। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद, और जब हम लोग यहाँ सुबह सोकर उठे तो सुबह सुबह की न्यूज आई है कि विक्टर ऑर्बन ने लेकिन ये जो 43 बिलियन डॉलर का फंड था उसका विरोध किया। अब क्विड प्रो क्यो इसमें देखिए क्या है। क्विड प्रो क्या का मतलब कि इसमें लेन देन क्या चल रहा है कि विक्टर ऑर्बन का कहना है कि आप ये जो आपने हमारे ऊपर जो कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड जो देना है यूरोपियन यूनियन को, हंगरी को, वो आप रिलीज करें तो हम अपने इस ऑपोजिशन को ड्रॉप कर देंगे। ये अंदर का लेन देन चल रहा है और ये लेन देन मेरा ख्याल है कि ये सक्सेसफुल नेगोशिएशन हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि विक्टर ऑर्बन जो रशिया को सपोर्ट करते हैं वो एक ऑप्टिक्स के रूप में सपोर्ट करते हैं, अंदर ही वो केवल ईयू से उस पैसे को बेसिकली लेना चाहते हैं। और ये जो डीलिंग है ये डील हो जाएगी। और अगर ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, कि अगर विक्टर ऑर्बन मना भी कर देते हैं, मान लीजिए वो वीटो भी कर देते हैं, तो भी यूरोपियन यूनियन के पास ये इंस्ट्रूमेंट है कि वो यूक्रेन की एड पास कर दे। पर उस सूरत में, उस स्थिति में, वो जो एड पास होगी वो एड एक ऑफ बजट इंस्ट्रूमेंट के रूप में पास होगी। ये जो इस समय एड पास हो रही है, 43 बिलियन डॉलर की बात हो रही है, ये विद इन बजट इंस्ट्रूमेंट की तरह से हो रही है। तो ईयू के पास वो रास्ता है कि वो ऑफ बजट इंस्ट्रूमेंट की तरफ ही कर सकता है। हालांकि उसकी कोशिश यही होगी,
अपने जो बुक्स हैं उनका बैलेंस बनाने के लिए कि वो विक्टर ऑर्बन से इस जो डील है, मतलब ये जो क्विड प्रो क्यो है, उसको सक्सेसफुली नेगोशिएट कर ले। और मेरे हिसाब से ये केवल कुछ समय की बात है, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फंड है वो हंगरी के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपको समझाया कि ये जो लड़ाई है ये कोविड के जमाने से चली आ रही है, यूक्रेन वॉर परिप्रेक्ष्य में एक मौका मिल गया है ये विक्टर ऑर्बन को। और रशिया के सपोर्टर तो वो हैं, लेकिन एक सरफेशियल रूप में है, अंदर ही अंदर उनका जो बेसिकली जो ये प्रॉब्लम है ये क्विड प्रो क्यो को लेकर है। तो जैसे ये डील होगी आप सुनेंगे कि या तो विक्टर ऑर्बन ने अपना ऑपोजिशन ड्रॉप कर दिया, या फिर ईयू ने ऑफ बजट इंस्ट्रूमेंट के रूप में ये पास कर दिया। ईयू से पहले अमेरिकी संसद 5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ब्लॉक कर चुकी है। जेलेंस्की ने खिलाफ में खड़े सांसदों को मनाने के लिए वॉशिंगटन का दौरा भी किया, मगर बात बनी नहीं। 9 दिसंबर को यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्की ने बीबीसी को कहा कि अगर पश्चिमी देशों ने वित्तीय सहायता नहीं भेजी तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा। एक्सपर्ट्स सिर्फ समझते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में फिलवक्त कौन बढ़त में है, और अगर यूक्रेन को जल्दी विदेशी मदद नहीं मिलती है तो उसका असर क्या पड़ सकता है। पुतिन के ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है पूरी दुनिया में। एक तरफ लोग हैं वो कहते हैं कि पुतिन का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा है, और काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल नहीं रहा है यूक्रेन का, और लिहाजा और अमेरिका रूस के पास तो काफी लोग हैं मोबिलाइज करने के लिए, रिजर्व्स हैं, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी अच्छी तरह काम कर रहा है। अगर रूसी आंकड़ों के हिसाब से माना जाए और आईएमएफ के आंकड़े, हालांकि आईएमएफ के आंकड़े भी रोस्टैट के आंकड़ों पर ही निर्भर होते हैं, आईएमएफ के कोई अपने आंकड़े नहीं है, तो कुल मिलाकर अगर रूसी आंकड़ों की बात देखी जाए तो वो जीडीपी की ग्रोथ भी अच्छी बता रहे हैं। तो एक इंटरप्रिटेशन ये है कि पुतिन जो है वो 2 साल के बाद भी उतने ही आत्मविश्वास से लबरेज है। इनफैक्ट पिछले साल उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी जो कि हर साल करते हैं, और इस साल करी है, इसका मतलब कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि ये सिचुएशन उतनी बाइनरी नहीं है, या उतनी क्लियर नहीं है जितना कि कहीं ना कहीं हमको दोनों पार्टीज बताने की कोशिश करती हैं। मेरे अनुसार ऐसा है कि यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव सच में नहीं रहा है वैसे सक्सेसफुल, और उसके पीछे कारण यूक्रेनियंस की लड़ाई नहीं है, उसके पीछे कारण या उसके पीछे आप कहेंगे कि जो रीजन है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका की एड का पैटर्न इस तरह का है कि वो यूक्रेन को ना जीतने दे रहा है ना हारने दे रहा है, और ये केवल वॉर खिंचती चली जा रही है, और इसी से अब सारी दुनिया कहीं ना कहीं उकता गई है इस वॉर से। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपने रूस के बारे में मुझसे पूछा। देखिए रूस में भी बहुत इश्यूज हैं। इश्यूज ये है, पहले तो जो आंकड़े हमारे पास आते हैं वो उन आंकड़ों को आप कहीं से भी क्रॉस चेक नहीं कर सकते, और चूंकि मैं खुद ही इन सारे आंकड़ों के ऊपर काम करती हूँ तो मैं इस चीज को बता सकती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आंकड़े वगैरह ये जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, कई बार इनको हटा दिया जाता है, तो जाहिर है वो सिचुएशन उतनी साफ नहीं है जितना कि कहा जाता है। मेरी रीडिंग ये है, मतलब एज अ स्कॉलर, एज अ रिसर्चर, मेरी रीडिंग इस सिचुएशन की ये है कि रूस में अब व्लादिमीर पुतिन जो है वो राष्ट्रपति, फिर से इलेक्शंस होने वाले हैं, और ऑफ कोर्स जाहिर है वही जीतेंगे, लेकिन इस समय जो अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं वो एक आत्मविश्वास से जो लबरेज पोस्चरिंग है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सिग्नल भी है कि वो एक आत्मविश्वासी लीडर की तरह से फिर से इलेक्ट होना चाहते हैं। दूसरी चीज, पुतिन ने इस चीज को भांपा है, क्योंकि देखिए वो उनका एक बैकग्राउंड है जो केजीबी एजेंट का, उस बैकग्राउंड से उनको ये पता है कि उनके जो विरोधी हैं उनकी वल्नरेबिलिटीज क्या है, और उनकी वल्नरेबिलिटीज को कैसे अपने हक में उनको मोड़ना है। तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, उनके अपने वल्नरेबिलिटीज को देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर परेशान है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को लेकर परेशान है, क्लाइमेट गोल्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं। उधर अमेरिका में जो जीओपी है, यानी कि जो रिपब्लिकन्स हैं, वो विरोध कर रहे हैं यूक्रेन की एड का, तो उनको भी ये सिचुएशन दिख रही है कि वो इसका भरसक फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका ये समझना कि यूक्रेन को अब कोई मदद करने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए एक और टेक्निकल बात याद रखना जरूरी है, यूरोपियन यूनियन जो है उसके पास जो मैं आपको बता रही थी कि ऑफ बजट इंस्ट्रूमेंटिंग की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है सपोर्ट करने की, पहली चीज। दूसरा जो बताना जरूरी है वो ये कि बहुत सारे जो एक सिंगल देश हैं दुनिया में, अमेरिका है और ऐसे ऐसे कई देशों के बजाय यूरोपियन यूनियन एनुअल एड
के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करती है अपने बजट में। तो ऐसे बहुत सारे हथकंडे यूरोपियन यूनियन के पास भी हैं जिनको कि वो लास्ट में इस्तेमाल करती है जब और कोई चारा नहीं रह जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि एम्यूनिशन वगैरह कौन सप्लाई करेगा? उसको शायद ईयू ना सप्लाई कर पाए। तो पलड़ा किसका भारी है? मैं डेफिनिटली कहूँगी कि पलड़ा कहीं न कहीं रूस का भारी है, क्योंकि रूस के पास बहुत सारे लोग हैं इस वॉर में झोंकने के लिए, और यूक्रेन के पास नहीं है। और अगर यूक्रेन के पास ये एड टाइम पर ना पहुंचे, तो फिर उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनके मेन जो हैं वो लूज हो रहे हैं। अभी कल या परसों ही सीएनएन ने रिलीज करी एक और अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी, जिसमें तकरीबन 87% लॉस रूसियों का भी हुआ है, जिसको रूस कभी कहता नहीं है। तो बात वही है, देखिए युद्ध का जो फॉग है, ये जो फॉग ऑफ वॉर है, इसमें बहुत तरीके की डिसइंफॉर्मेशन है। चीजों को उनके फेस वैल्यू पे ना लें, ना यूक्रेन की तरफ से ना रशिया की तरफ से। बिहाइंड द सीन्स जो मेरा अपना रिसर्च है, क्योंकि बहुत मैं जाके उस रीजन में बहुत लोगों से बातें करती हूँ हर तरफ के, तो मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि 2024 का वक्त हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि बाइडेन वापस आते हैं या कोई और आता है, और उसके बाद अमेरिकन एड पर क्या उसका असर जो है वो मतलब होता है, एज एन अमेरिकन एड उसी तरह से जाती है या कम होती है, ज्यादा होती है। इन बातों को मैं ज्यादा निर्णायक समझती हूँ, बजाय इस पोस्चरिंग के, क्योंकि इनका तो मतलब ही ये इसीलिए करी जा रही है ताकि पूरी दुनिया इनको फेस वैल्यू पे ले। और डिसइंफॉर्मेशन को मतलब हम लोग स्कॉलरली वर्ल्ड में डिसइंफॉर्मेशन को बहुत लेकर मतलब बहुत गंभीर होते हैं कि हम फेस वैल्यू पे चीजों को ना लें और डेटा को देखें। तो पर लेकिन फिर भी मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही रहेगा कि पलड़ा डेफिनेटली रशिया का भारी है, क्योंकि भारी नुकसान के बावजूद उनके पास लोगों की रिजर्व्स की संख्या कहीं ज्यादा है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो उनका वॉर इकोनॉमी की तरह काम कर रहा है। चाइना, नॉर्थ कोरिया इनकी मदद, ईरान इनकी मदद भी है। इधर यूक्रेन जो है वो मदद के लिए इधर उधर भटकता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन के अलावा दूसरी जंग इजराइल हमास के बीच चल रही है। दोनों जगहों पर अमेरिका पार्टी है। सबसे ज्यादा मदद यूएस ही भेज रहा है, लेकिन अब उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका अगर मदद दे रहा है इजराइल हमास में, तो इजराइल को दे रहा है, हमास को नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी मदद भेजने के खिलाफ है। किसी भी एड पैकेज को रोकने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या भी है। क्या अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स यूक्रेन पर भारी पड़ सकती है? आप अब वो सुनिए। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मैं कहूंगी कि इनिशिएटिव है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एंथुसियाज्म है। और जिस तरह से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जो इट हैज ऑलरेडी बिकम अ वॉर ऑफ एट्रिशन। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि अनंत काल तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एड भेजता रहेगा, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी एड भेजने के लिए और सपोर्ट चाहिए होता है कांग्रेस का। कांग्रेस रिलीज करती है, कांग्रेस उस पर अप्रूव करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इसराइल और हमास का चल रहा है इक्वेशन, वहां पे भी अमेरिका के ऊपर भार पड़ रहा है। और तीसरी बात यह है कि बाइडेन खुद अब इलेक्शंस के लिए इलेक्शन मोड में आ रहे हैं, और आपको पता है कि वहां पर भी काफी विरोध है इस चीज का कि अब यूक्रेन को एड आप कब तक देंगे, क्योंकि इसका तो कोई अंत नहीं है। और जो ये सोचा जा रहा था कि 1 साल में या 2 साल में ये वॉर खत्म हो जाएगी, ये वॉर खत्म होने का तो नाम नहीं ले रही। तो इस सिचुएशन में पब्लिक ओपिनियन जो है वो ये है कि उसके फेवर में नहीं है। बहुत सारी नहीं, बहुत सारी पब्लिक है भी फेवर में, लेकिन ऐसी भी पब्लिक है जो फेवर में नहीं है। तो अगर समझाने के तौर पे मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है कि 100% लोग इसको अपोज कर रहे हैं, 100% लोग फेवर में है। बटी हुई है पब्लिक अमेरिकन, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपने एड मुझसे कहा, देखिए अमेरिका की ही जो मिलिट्री एड है, उसके वजह से यूक्रेन पिछले 2 साल से इस युद्ध में टिका हुआ है। उनका अपना जीवन है वो तो है ही, लेकिन ये मिलिट्री एड जो यूएस की तरफ से आ रही है, यही सबसे बड़ी जगुलर वेन है एक तरह से, जो यूक्रेन के युद्ध को जारी रखे हुए हैं। अब जो आपने मुझसे पैकेज कहा, देखिए ये पैकेज भी 2023 के अंत में मेरा अनुमान है कि आ जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि ज़ेलेंस्की भी अमेरिका गए हैं, और अगर बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं होती इस एड के रिलीज होने की, तो ज़ेलेंस्की अमेरिका नहीं जाते। बैक चैनल जो बातें होती हैं, जो बैक चैनल डिप्लोमेटिक और जो ऑफ मतलब डिप्लोमेटिक एंड एक्स्ट्रा डिप्लोमेटिक जो चैनल्स होते हैं, उन सबको एग्जॉस्ट करने के बाद ही इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं कि कोई राजनायक है वो कहीं जाएगा या नहीं जाएगा। जो मेरा असेसमेंट है, मैं अभी यूरोप में ही थी कुछ दिन पहले, और मैंने वहां पे अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से भी बात करी और एक जायजा लेने का की कोशिश भी करी। तो मेरी नजर में देखिए ऐसा है कि बाइडेन ये वाली जो एड है, इस ये जो हम लोग 2023 के अंत की बात कर रहे हैं, इसको देने में शायद ये सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि जो अब एक
ये हॉलिडे का सीजन है यूएस में, और हॉलिडे का सीजन पहले भी कई बार माना गया है कि ये नेगोशिएशन के लिए बड़ा मुफीद सीजन होता है और बड़े सक्सेसफुली नेगोशिएट करते हैं आपस में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स आपस में। तो मेरे ख्याल से मैं इसको लेकर भी मेरी रीडिंग ये है कि वो हो जाएगा। लेकिन जो आपने मुझे इससे बड़ी चिंता ये है कि चिंता इन द सेंस कि मुझे इससे बड़ा जो मेरे लिए क्यूरियोसिटी का विषय है या जो मेरे लिए पॉन्डरेबल है वो ये कि इसके बाद क्या होगा। कि 2023 तक तो ठीक है, लेकिन 2023 के बाद क्या होगा? क्योंकि एक तरह से ये डेड एंड की तरफ जा रहा है। तो ये वाली 2023 की एड तो मिल जाएगी मेरे अनुसार। हो सकता है कुछ कंडीशंस के साथ है, हो सकता है इतने पैसे ना होकर कुछ पैसे काट दिए जाएं, या हो सकता है कुछ ओवरसाइड मैकेनिज्म्स हो, ये सब हो सकते हैं कंडीशनैलिटी। लेकिन एड के रिलीज होने की बात है, उसको लेकर मुझे मुझे यही समीकरण निकलता हुआ दिखता है कि ये पास हो जाएगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी मालदीव से। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे वाला समझौता तोड़ने का ऐलान कर दिया। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के जरिए समंदर के नीचे संसाधनों का पता लगाया जाता है, मसलन अंदर जलवायु कैसी है, क्या तेल या गैस का कोई भंडार है, खनन में क्या कोई दिक्कत आ सकती है, आदि इत्यादि। भारत और मालदीव के बीच ये समझौता जून 2019 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की मौजूदगी में ये सब हुआ था। फिर नवंबर 2023 में मोहम्मद मुइज़्ज़ राष्ट्रपति बन गए। वो इंडिया आउट कैंपेन के लिए जाने जाते हैं कि इंडिया मालदीव से रवाना हो। उन्होंने पहले भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने के लिए कहा, अब वो सर्वे डील तोड़ दे रहे हैं। ये समझौता औपचारिक तौर पर जून 2024 में खत्म होता, उससे पहले फैसला नहीं बदला तो ये भारत के लिए एक और बड़ा झटका हो सकता है। भारत मालदीव संबंधों पर हम दुनियादारी में विस्तार से कई बार बात कर चुके हैं। एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। दूसरी सुर्खी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। 14 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जैक सुलिवन इजराइल पहुंच गए। यहाँ वो वॉर कैबिनेट से मिले। मीटिंग में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमें हमास को हराने में कई महीने लग सकते हैं और जब तक हम उन्हें हरा नहीं देते तब तक जंग नहीं रुकेगी। सुलिवन का दौरा दोनों देशों में बढ़ती तकरार के बीच हुआ है। 12 दिसंबर को बाइडेन ने कहा था कि इजराइल ग्लोबल सपोर्ट खोता जा रहा है। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि हम सपोर्ट के बिना भी अपना काम करते ही रहेंगे। जानकार कहते हैं कि बाइडेन के लिए गाजा की जंग को जायज़ ठहराना मुश्किल होता जा रहा है। घर और घर से बाहर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए वो इजराइल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। सुलिवन का दौरा इसी कोशिश का नतीजा है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी गोयाना से है। वेनेजुएला के साथ एसेकिबो प्रांत को लेकर शुरू हुआ झगड़ा फिलहाल के लिए थम गया है। एसेकिबो गोयाना में है। कुछ बरस पहले यहाँ कच्चे तेल का बड़ा भंडार मिला। वेनेजुएला इस इलाके को अपना बताता है। पिछले हफ्ते उसने यहाँ जनमत संग्रह करवा लिया। अपने यहाँ वेनेजुएला ने सेना भेजकर कब्जे की तैयारी भी कर ली और फिर यूएस की एंट्री हुई। उसने वेनेजुएला की आलोचना की और कहा कि हम गुयाना का साथ देंगे अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो। इस बीच आस पड़ोस के देशों ने मध्यस्थता की कोशिश शुरू की। आखिरकार 14 दिसंबर को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के बीच लंबी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद 11 सूत्रीय समझौता रिलीज किया गया। तय हुआ कि दोनों देश किसी भी तरह के उकसावे से दूर रहेंगे और एसेकिबो के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए तो मामला शांत है, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा दावे से नहीं कहा जा सकता। इस मसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया। शुभ रात्रि।